और आइए अब आपको मिलवाने जा रहे हैं आज हम सबसे बड़े कर्मयोगी से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं दुनिया के सबसे बड़े कर्मयोगी। हम ऐसे ही नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री 65 घंटे लगातार दौरा करके 20 बड़ी मीटिंग करने के बाद भारत लौटे और भारत में बैठकें की। न सिर्फ बैठक की बल्कि हिंदुस्तान आकर उस जगह गए जो देश के लिए गर्व और फख्र की बात होगी, देश की नई संसद। देखिए जरा प्रधानमंत्री कैसे अचानक पहुंच गए संसद। सबसे बड़े कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न थकते हैं न रुकते हैं पीएम मोदी। अमेरिका से लौटते ही नई संसद का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी अचानक देश की नई संसद के निर्माण कार्य को देखने पहुंच गए। न कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था और न ही साथ आने वालों का जमावड़ा। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है ओरिजिनल राज्यसभा का यही प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर भी नहीं समझ पाए कि सामने से देश के प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की। हो जाएगा लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। पीएम मोदी को साथ में खड़ा देख मजदूर भावुक हो गए। कोई झुककर पैर छूने लगा तो कोई अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उनके साथ पीएम मोदी ही खड़े हैं। बस मौके पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगने लगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 1 घंटे तक प्रोजेक्ट साइट पर रुके और वहां मौजूद लोगों से प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में बारीकी से समझा। अमेरिका में मोदी 3 दिन के प्रवास पर थे, जहां पर उनका दौरा काफी बिजी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 65 घंटे में अमेरिका दौरे के दौरान मोदी ने 20 बैठकें की। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मोदी अमेरिका से स्वदेश लौट रहे थे तो उन्होंने 4 हाई लेवल मीटिंग की और रविवार को दिल्ली लौटने के बाद रात 8:45 पर नई संसद का निर्माण कार्य देखने पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री सोचिए 65 घंटे लगातार काम कर रहे थे, 20 बैठकें कर रहे थे और उसके बाद भी रात को मौजूद थे सेंट्रल विस्टा पर। सेंट्रल विस्टा की तरह तस्वीरें दिखाऊं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त पहुंचे, ये वो तस्वीरें हैं। इसी जगह पर देश की नई संसद बन रही है जहां पीएम पहुंचे। आइए जल्दी से आपको बताते हैं सेंट्रल विस्टा है क्या। ग्राफिक्स दिखाऊंगा, ये देखिए। नया संसद बनाया जाना है। इस सेंट्रल विस्टा का नाम जो आपने सुना, यहीं पर नया संसद बनना है। 20,000 करोड़ की दरअसल ये योजना है नए संसद की। प्रधानमंत्री आवास भी इसी सेंट्रल विस्टा में बनेगा। उपराष्ट्रपति भवन का निर्माण भी यहां होना है। 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे। इसके अलावा राजपथ के दोनों तरफ निर्माण होगा। जहां आपने परेड देखी है देश की, वहीं पर यह निर्माण हो रहा है। 2024 में प्रोजेक्ट पूरा होने का अनुमान है। तो यह है सेंट्रल विस्टा। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं कि यह तो सेंट्रल विस्टा की बात हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो ना वो थकते हैं ना रुकते हैं। देखिए जरा उनका रोज का रूटीन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऊर्जा के पीछे वजह है ये। सुबह 5 बजे प्रधानमंत्री जाग जाते हैं, यानी उठ जाते हैं। उसके बाद सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री योगाभ्यास करते हैं, यानी योगा करते हैं। उसके बाद सुबह 7 बजे वो पूरा न्यूज़पेपर छानते हैं, यानी खबरें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सुबह 8 बजे कार्यकर्ता और मित्रों से बात करते हैं, ये उनके रूटीन में शामिल है। इसके अलावा 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करते हैं। 9:30 बजे ठीक आधे घंटे बाद दफ्तर के लिए रवाना हो जाते हैं, यानी पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उसके बाद
उन्हीं के उसमें शेड्यूल चेक करते हैं ऑफिस पहुंचने के बाद कि आज दिन भर का शेड्यूल क्या रहने वाला है। इसके साथ ही फाइल्स और जो मेल्स आते हैं उन्हें एक बार रीचेक करते हैं, उन्हें देखते हैं। फिर 12:30 बजे यानी 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक काम करते हैं। 12:30 बजे प्रधानमंत्री लंच करते हैं, दोपहर का भोजन लेते हैं और उसके बाद डेली कामकाज की फिर से शुरुआत होती है। लंच के बाद शाम 4:30 बजे एक बार चाय बिस्किट लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनके डेली रूटीन में शामिल है। रात 9 बजे डिनर करते हैं, यानी रात्रि भोज का वक्त होता है रात 9 बजे और उस हिसाब से इस वक्त वो रात्रि भोज कर रहे होंगे। रात 10 बजे वो फिर न्यूज देखते हैं, यानी दिन भर की समाचार, और रात 1 बजे वो सोते हैं और फिर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। ये उनका रोज का रूटीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये प्रधानमंत्री का रूटीन हमने आपको बताया। अब प्रधानमंत्री की एक और खासियत जो शायद ही आप पहले जानते होंगे और बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले भी देख लीजिए प्रधानमंत्री की यह खासियत। प्रधानमंत्री मोदी करीब 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए देश के सबसे बड़े कर्मयोगी हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पीएम मोदी अपने काम से ही नहीं, अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है। आपको बताएं, 2002 में प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास थी। इसमें पीएम मोदी का 1/4 हिस्सा है, सिर्फ 1 करोड़ की संपत्ति में। प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट में आपको बताऊं, उनके खाते में सिर्फ 1.5 लाख रुपए हैं और 36,000 कैश उनके पास है। ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ये 31 मार्च तक का है। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 3 करोड़ की कुल संपत्ति है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल उनकी संपत्ति 2 करोड़ 85 लाख रुपए थी, जिसमें इस एक साल में 22 लाख की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 8,90,000, जीवन बीमा पॉलिसियों में लगभग 1.5 लाख रुपए और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में लगभग 20,000 का निवेश किया है। सिर्फ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो गई। प्रधानमंत्री से अब दुनिया के बाकी नेताओं की तुलना करते हैं, खासतौर पे सादगी और संपत्ति के मामले में। अगर 10 साल तक यानी 2 कार्यकाल पूरे करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो उनकी संपत्ति पीएम नरेंद्र मोदी से कई गुना ज्यादा है। 2013 में उन्होंने आखिरी बार अपनी संपत्ति की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक उस दौरान वो 11.5 करोड़ के मालिक थे, उससे भी ज्यादा। उनके बैंक अकाउंट में 4 करोड़ रुपए थे। प्रधानमंत्री के बैंक अकाउंट में लगभग 1.5 लाख रुपए। इसमें 8 फिक्स डिपॉजिट और 4 बैंक अकाउंट शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना कीजिए। 31 मार्च तक सिर्फ 36,000 रुपए कैश थे, बैंक में 1.5 लाख रुपए। बाइडेन संपत्ति के मामले में काफी आगे हैं। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक जिस समय बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे, उनके पास $2.5 मिलियन थे, $2.5 मिलियन की संपत्ति थी, जिसमें पेंशन से लेकर रियल एस्टेट तक शामिल। साल 2017 के अंत तक बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के पास $11.1 मिलियन थे। इसके अगले साल यानी 2018 में उनके पास $4.6 मिलियन और आ गए। इसके बाद साल 2019 में $1 मिलियन और साल 2020 में $6,30,000 उनके पास थे। वहीं अब आपको मैं बताऊं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति के बारे में आपको बताते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन के पास $200 अरब की भारी भरकम संपत्ति है। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां है और बाकी नेता संपत्ति और पैसों के मामले में। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 16 के बीच उनकी संपत्ति $3.85 करोड़ बढ़ी। उन्हें सालाना सैलरी से $1,12,000 मिले हैं। इसके अलावा 13 बैंकों में उनके पास $2.41 लाख जमा है। सेंट पीटर्सबर्ग में 800 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट भी है। यह बात हुई पुतिन की। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ड्रैगन का डर्टी गेम। कैसे ये ड्रैगन दुनिया से एक
खतरनाक खेल खेल रहा है। जिनपिंग के हाथ में आपको दुनिया नजर आ रही, ग्लोब। जिनपिंग कैसे पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है, या चाहता है कि कब्जा करना। ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, एलएसी की तस्वीरें। एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सीमा पर, चीन ने अपनी सीमा में ये कंटेनर्स बनाए हैं जो मैंने आपको इस वक्त दिखाए हैं। ये कंटेनर्स दिखाने का मकसद ये है, ये कंटेनर्स में क्या चीन की सेना मौजूद है। चीन ने कई हजार जवान सरहद के उस पार अपनी सीमा में खड़े कर रखे। चीन का मकसद सिर्फ ये है कि कैसे, चीन का मकसद है कि कैसे, दरअसल आइए उससे पहले मैं आपको दिखाऊं चीन ने कहां से कहां तक इसको फैलाया हुआ है, यानी कहां से कहां तक ये कंटेनर लगा रखे हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको मैप में दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, कराकोरम पास, यहां पर चीन ने इस कंटेनर्स को लगाया है। इसके अलावा पीयू, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स। बहरहाल ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं पहले, कैसे भारत और चीन की सीमा, सेना आमने सामने है सीमा पर। चीन दरअसल बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। बॉर्डर पर चीन का फिर शुरू हुआ डर्टी गेम। लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने फिर ताने तंबू। एलएसी पर मौजूद हजारों जवान। भारत भी पूरी तैयारी से मैदान में उतरा। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। ये तस्वीरें 17 महीने पुरानी हैं, जब चीन के 40 जवानों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। लेकिन जिनपिंग को सीमा पर शांति रास नहीं आती। चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। पूर्वी लद्दाख में चीन ने एक बार फिर अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन एलएसी के करीब सैन्य शेल्टर का निर्माण कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास कम से कम 8 जगहों पर अपने सैनिकों के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित शेल्टर का निर्माण किया है और भारी संख्या में चीनी फौज और तोपें तैनात हैं, जिसने एक बार फिर से सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि सीमा पर हालात कैसे हैं। चीन की सेना, चीन ने कौन कौन से हथियार लगा रखे हैं और हिंदुस्तान की क्या तैयारी। देखिए जरा, एलएसी के पास एक बार फिर चीन की चालाकी का पर्दाफाश हो गया है। चीन लगातार भारत को उकसाने के लिए दांव पेच चल रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है कि भारत इस बार भी उसकी एक नहीं चलने देगा। एलएसी पर चीन ने 50,000 जवान तैनात कर दिए, तो हिंदुस्तान ने भी इसके जवाब में 50,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात कर रखा है। लेकिन भारत के सैनिक ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ियों पर तैनात हैं, जिससे चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा सके। आपको बताऊं कि भारतीय जवानों की तैनाती ऊंचे इलाकों में है, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैनिकों की ड्यूटी में बदलाव किया जाता है। सैनिकों के पास आपको बताऊं इसके अलावा होवित्जर टैंक्स मौजूद हैं, यानी होवित्जर टैंक्स सीमा के दोनों तरफ है। दुर्गम हालात में सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए K9 वज्र होवित्जर तोपें लद्दाख में तैनात हैं। पिछले साल लद्दाख में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बाकायदा M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें भी बॉर्डर पर तैनात हैं। ये 38 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देने में अहम भूमिका निभाई थी इन तोपों ने। हालांकि आपको बताएं, लद्दाख में पीएलए, जिसे आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं, पीएलए ने भारत के किसी भी हवाई हमले से निपटने के लिए 2 रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं। यह S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, यह जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है और भारत भी इसी साल के आखिर तक यह S-400 मिसाइल सिस्टम के स्क्वाड्रन की डिलीवरी शुरू करने वाला है। और भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए रूस में बने ये लाइट वेट टैंक्स को खरीदने पर विचार कर रही है। इसके अलावा चीन ड्रोन के जरिए भारत पर नजर रखने की हिमाकत कर रहा है। भारत भी
इजराइल से मिलने वाले मध्यम ऊंचाई तक उड़ने वाले 4 हेरोन ड्रोन को भी लद्दाख की सीमा पर तैनात कर सकता है। यह ड्रोन करीब 45 घंटे तक 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। ड्रोन में लंबी रेंज वाले निगरानी कैमरे भी हैं, आपको बताएं, जिनसे चीन पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। चीन ने LAC पर PHL-03 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है और चीनी मीडिया CCTV की रिपोर्ट के अनुसार नए PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 10 यूनिट को लद्दाख के नजदीक तैनात की गई है। इसमें 300 mm के 12 लॉन्चर ट्यूब लगे हुए हैं और जबकि इसके जवाब में भारत की तरफ से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। पिनाका मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसमें सिर्फ 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। चीन ने लद्दाख में टाइप 15 लाइट टैंक को तैनात किया हुआ है और ये पहाड़ी इलाकों में तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल, आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं चीन ने क्या तैयारी की है। चीन ने कैसे LAC पर दरअसल एयर बेस बनाया है, एयर स्ट्रिप बनाई है और एयर बेस को अपग्रेड किया है। ये लद्दाख आप देख रहे हैं। लद्दाख से अरुणाचल तक भारत और चीन की जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर की, इसे कहते हैं LAC। और यहां से यहां तक मैं आपको बताऊं, काशी में एयर बेस बनाया है, होटान एयर बेस है। ये जो एयर बेस पहले से थे इन्हें अपग्रेड किया, यानी चीन। इसके अलावा नागरी बेस और ये है तशकुरगान एयर बेस। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर चीन ने एयर बेस या तो अपग्रेड किए हैं या एयर स्ट्रिप तैयार की है। चीन का मकसद ये है कि भारत के साथ लड़ाई की स्थिति में वो यहां से अपने फाइटर भारत की तरफ भेज सके, लेकिन भारत की तैयारी भी कम नहीं है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चीन की ये तैयारी है, लेकिन चीन की तैयारी ये सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। चीन पूरी दुनिया के साथ यही करता रहा है। आइए मैं आपको बताऊं, दरअसल चीन का डर्टी गेम क्या है। चीन का डर्टी गेम यही है कि वो कैसे पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले ले। चीन ने दरअसल पूरा माया जाल 140 देशों तक फैलाया। आइए आपको बताता हूं कैसे चीन की साजिश है कि दुनिया के 140 देशों को अपने शिकंजे में ले लिया जाए। देखिए जरा, मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है दुनिया की ग्लोब, चीन आपको नजर आ रहा है यहां। अगर आप देखें ध्यान से, चीन ने क्या किया है, कैसे कजाकिस्तान, ये जो मुल्क हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों को अपने शिकंजे में लेने के लिए, इसमें तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है, चीन ने कैसे माया जाल बिछाया है। रूस शामिल है, ग्रीस शामिल है, ये जो देश हैं, ये मिस्र इसमें शामिल है। कैसे चीन इन्हें अपने शिकंजे में करना चाहता है। तुर्की इसमें शुमार है। इन्हें अपने जाल में लेने के लिए चीन ने क्या किया है, आइए आपको बताने जा रहा हूं मैं कि कैसे। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे चीन ने पूरे सड़क के जरिए सबको घेरने की कोशिश की है। ये है मैप, ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। चीन ने क्या किया है, पूरी दुनिया से कहा आइए कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, एक सड़क बनाते हैं, जिसे उसने कहा BRI। BRI चीन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से ये तजाकिस्तान और तजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की और तुर्की से यूक्रेन। अगर आप देखिए कि यहां से ये पूरा BRI, जिसे आप बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कहते हैं, जिसे आप वन बेल्ट वन रोड कहते हैं, वो है ये वन बेल्ट वन रोड। ये ऐसे जाएगा, चीन पूरे दुनिया तक अपना रोड का चेन पहुंचा देगा। अब चीन क्या कर रहा है, दरअसल मैं आपको बताऊं, ये चीन ने रोड के जरिए किया है। अब आइए मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूं। चीन ऐसे ही जाल समंदर के जरिए बिछा रहा है। वो देखिए जरा, चीन का समुद्री जाल देखिए, ये देखिए चीन का इस समुद्री जाल, इसे सिल्क रूट भी कहते हैं, क्योंकि चीन में जो रेशम का कारोबार होता था वो इसी रूट से जाता था। देखिए जरा, चीन, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और श्रीलंका से होते हुए ये आया केन्या और केन्या से होते हुए ग्रीस। यानी यहां तक पहुंचने का मकसद साफ है और यहां से इटली, वेनिस। ये बता रहा है कि ये चीन का समुद्री रूट है। ये रोड का रूट और समुद्री रूट जाकर मिलते हैं। और चीन ने क्या किया मैं आपको बताऊं, चीन ने इस रूट के जरिए देशों से कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस रूट को बनाने का पैसा मैं आपको दूंगा। यानी कर्ज लीजिए मुझसे, कर्ज भी मुझसे लीजिए, मेरी ही कंपनी आकर बनाएगी, मेरे ही लोग आकर बनाएंगे और आप कर्जदार हो जाएंगे। आइए आपको जल्दी से BRI बताता हूं। BRI क्या है? BRI है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
इसमें 2013 में चीन ने BRI की शुरुआत की थी। चीन की व्यापार नीति का एक हिस्सा है ये, और एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कई बड़े देश इसमें शामिल हैं। सड़क, रेल और बंदरगाह के जरिए देशों को जोड़ना मकसद है। मध्य एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक सड़क और समुद्री मार्ग बना रहा है चीन। तमाम देशों को विकास का हसीन सपना दिखाया है कि आप क्या विकास होगा। विकासशील देशों को कर्ज के तौर पर भारी भरकम रकम दी है और उन देशों में BRI प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। सोचिए जरा, चीन की रणनीति समझिए कि मैं आपके यहां कारोबार और व्यापार लाऊंगा, पैसे की जरूरत नहीं है, बंदरगाह भी मैं बनाऊंगा, रोड भी मैं बनाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा, कर्जा मुझसे लीजिए, मेरी कंपनी बनाएंगी, मेरे मजदूर बनाएंगे, जो कर्जा लिया वो पैसा मेरे देश में आ जाएगा और आप कर्जदार हो जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं चीन ने किसको कितना कर्ज दिया है। देखिए जरा, पाकिस्तान को 1,40,000 करोड़ रुपए कर्ज दे दिया, अंगोला को 1 लाख से ज्यादा कर्ज दिया है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। केन्या को 55,000 करोड़ का कर्ज दिया है और इथियोपिया को 48,000 करोड़ का कर्ज दिया है। चीन ने सबको कर्ज से लाद दिया है। आइए एक और आपको दिखाता हूं कि चीन ने क्या किया। कर्ज दो और गुलाम बनाओ, चीन की यह नीति है। चीन की ट्रैप ट्रेड डिप्लोमेसी है कि कैसे किसी को ट्रैप करना है। कर्ज के जाल में फंसाने की नीति है कि देशों को कर्ज दीजिए। BRI के लिए कर्ज दिया गया, इसे जल्दी से मूव करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, और जाल में अफ्रीकी देश भी फंस गए। इसके ब्याज नहीं चुका पाए कई देश, यानी सोचिए कई देश ब्याज तक नहीं चुका पाए। उन देशों पर शर्तें थोप दी गई जो ब्याज नहीं चुका पाए। श्रीलंका को पोर्ट लीज पर देना पड़ गया बाकायदा। हालात ये हैं, पाक के ग्वादर पोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है चीन ने, ये हकीकत। आइए अब आपको बताता हूं कैसे ये लोग गुलाम बन गए। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे ये गुलाम बने। जल्दी से मैं मैप दिखाऊं। ये है, देखिए, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ग्वादर के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहां का जो 91% अधिकार है इस पोर्ट का, ये चीन के पास है। क्यों? क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया पाकिस्तान। इसके अलावा श्रीलंका का हम्बनटोटा 99 साल के लिए चीन ने ले लिया, इसे कर्ज नहीं चुका पाया। जिबूती का पोर्ट, ये कर्ज नहीं चुका पाया, तो यहां सैन्य ठिकाना बना लिया है। इस तरीके से चीन ने 140 देशों को अपने कब्जे में ले लिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका और रूस के बीच टेंशन बढ़ गई है। आखिर टेंशन बढ़ने के पीछे वजह क्या है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन अचानक हुआ क्या अमेरिका और रूस के दरमियान कि हालात बिगड़ गए। दोनों मुल्क आमने सामने। जरा आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या आखिर। कैसे अमेरिका ने अपना एक विमान, जिसे B-52 के नाम से आप जानते हैं, वो पहुंचा, तो रूस को भी सुखोई 35 भेजना पड़ा। रूस के करीब पहुंचा अमेरिका का B-52 बॉम्बर। जी हां, और अमेरिकी बॉम्बर्स की घुसपैठ से दरअसल तनाव बढ़ गया। उसके बाद रूस ने क्या किया, रूसी वायु सीमा के नजदीक पहुंचे B-52, तो रूस ने जवाब में सुखोई 35 को भेज दिया फौरन। और उसके बाद क्या हुआ कि रूसी विमानों ने अमेरिकी बम वर्षक को खदेड़ दिया। पहले भी रूसी सीमा में अमेरिकी विमान आ चुके हैं और जुलाई 2020 में 3 बार रूस ने इन्हें खदेड़ा था। तो ये जो हालात बन रहे हैं, जापान सागर में भी एक बार इस तरह का टकराव हो चुका है रूस और अमेरिका के दरमियान। आइए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि अमेरिका का बम वर्षक B-52 जैसे ही रूस के नजदीक पहुंचा, रूस ने अपना सुखोई 35 भेजा तो बम वर्षक भाग खड़ा हुआ। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और रूस में एक बार फिर टकराव तेज हो गया है। अमेरिकी वायुसेना के B-52 बॉम्बर्स की घुसपैठ से तनाव बढ़ गया है। दरअसल अमेरिकी B-52 बॉम्बर रूसी वायु सीमा के नजदीक पहुंच गया था, जिस पर रूस भड़क गया और रूस ने अपने सुखोई 35 लड़ाकू विमान को मोर्चे पर भेज दिया। रूस के लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी बॉम्बर को अपनी हवाई सीमा से दूर खदेड़ दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, अमेरिका का बॉम्बर प्रशांत महासागर में रूस की सीमाओं के करीब आ गया था। इसके जवाब में रूस ने अमेरिकी बम वर्षक को रोकने के लिए चौथी पीढ़ी के सुखोई 35S लड़ाकू विमान भेजे और अमेरिका के B-52 बॉम्बर को अपनी हवाई सीमा से खदेड़ दिया। रूस ने साफ किया कि सीमा पार करने से पहले ही अमेरिकी विमान को रोक लिया गया।
लेकिन उस घटना के बाद रूस और अमेरिका में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर अमेरिका और रूस क्यों आमने सामने। इसके पीछे वजह है ये जो आप देख रहे हैं, अमेरिका और यूक्रेन दरअसल एक वॉर रिहर्सल कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं अमेरिका और यूक्रेन। आइए अब आपको दिखाते हैं, अमेरिका और यूक्रेन युद्ध अभ्यास कर रहे हैं तो जवाब में रूस भी मिसाइल दाग रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं जरा मैं, अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए रूस को आप देख रहे हैं, रूस किस तरह से ब्लैक सी काला सागर में युद्ध, इसी तरह ये देखिए, ये रूस ने मिसाइल दागी है। ये ताजा तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह बॉर्डर पर तनाव है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं दरअसल मैं कि आखिर भिड़ने के पीछे वजह क्या है। मैप दिखाऊं मैं जरा, देखिए जरा क्यों भिड़े ये देश। ये है भिड़ने के पीछे वजह है क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन आमने सामने है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद क्रीमिया का रूस में विलय हो गया और रूस को यूक्रेन का पश्चिम पाले में जाना पसंद नहीं है और यूक्रेन अमेरिका की नजदीकी से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने कार्गो शिप यूक्रेन भेजा है, यह वजह है दोनों के बीच टेंशन की। कई गाड़ियां और भारी हथियार भेजे गए हैं। काला सागर में युद्धाभ्यास से टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने क्रीमिया में मिसाइल टेस्ट किया है, यह वजह। आइए मैप मैं आपको फिर दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑकस और अमेरिका ने दरअसल क्या किया, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो हालात बने, इस हालात के बाद वजह क्या है। इस हालात की वजह यह, अमेरिका ने दरअसल चीन को सबक सिखाने के लिए ऑकस बनाया। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ब्रिटेन को वो सौंपा। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, पुतिन ने क्या किया। इसके जवाब में पुतिन परमाणु पनडुब्बी देने की बात कर रहा है चीन को। सोचिए हालात क्या हो जाएंगे। आइए आपको बताता हूं कैसे पूरा खेल चल रहा है, इसको समझिए। दरअसल इस खेल के पीछे वजह है ये, चीन रूस को घेरने में जुटा है अमेरिका। चीन रूस की दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने ऑकस समझौता किया 3 देशों के साथ, इसमें पनडुब्बी देगा। चीन को परमाणु पनडुब्बी अब रूस दे सकता है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया समझौता किया है। चीन की आपको बताएं दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने समझौता किया। दूसरी तरफ रूस अब चीन को आगे बढ़ा रहा है, यानी चीन को परमाणु पनडुब्बी दे सकता है। यह है इसके पीछे एक बड़ी वजह। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि यह तो अमेरिका और चीन के बीच बात हो गई, यानी अमेरिका चीन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन रूस चीन को परमाणु पनडुब्बी देने की तैयारी में है। तो आगे आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।